आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम एंड टेंस के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि टाइम एंड टेंस एक ऐसा एक ऐसा टॉपिक है जो हर कोई बच्चा जानता है और हर बच्चा समझता है टाइम एंड टेंस के बारे में। बच्चे, क्या आप मुझे बता सकते हो कि टाइम एंड टेंस में टेंस का मतलब क्या है? क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि टाइम एंड टेंस में टेंस का मतलब क्या है? और अगर आप ये बता सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टेंस का मतलब क्या है। आधे से ज्यादा बच्चों को यही नहीं पता। एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि टेंस का मतलब जो जनरली बच्चे को पता होता है वही पता है कि टेंस का मतलब है काल। देखो, आज यहाँ पर बात हम कुछ एकेडमिक लेवल से हट करके करने वाले हैं, क्योंकि जो एकेडमिक लेवल पे हमारे एजुकेशन का लेवल है वो हमारे कंपटीशन का एक्चुअली हिस्सा नहीं है। अगर हम काल के बारे में बात कर लें तो काल का दो मतलब होता है। एक का मतलब तो हो गया सीधा सीधा जिसको आपको पता है, समय। और दूसरा मतलब आपको काल का पता होता है और वो मतलब होता है मौत। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ काल का क्या मतलब है तो आप क्या उत्तर दे रहे होगे? आपका रिप्लाई बड़ा सिंपल सा होगा कि सर यहाँ काल का मतलब समय है। तो अगर काल का मतलब समय है तो टाइम एंड टेंस का फिर कॉन्सेप्ट किस तरीके से है? क्या समय और समय लिखना उचित होगा या केवल टेंस लिख देना ही उचित होगा? ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको सोचने की बहुत डेप्थ में जरूरत है। नंबर एक। नंबर दो, कि मैं आपसे कह रहा हूं किसी भी चीज की हिंदी पॉसिबल नहीं है। हमको पता है कि पैसिफिक का मतलब प्रशांत होता है, तभी पैसिफिक ओशन होता है, प्रशांत महासागर। लेकिन अगर किसी बच्चे का नाम प्रशांत पांडे है तो क्या उसको हम पैसिफिक पांडे बुलाएंगे? टर्म के नेम टेंस मतलब काल होता है। डिक्शनरी लिख रही है, अच्छी बात है। लेकिन जितनी भी फॉरेन डिक्शनरीज हैं, ऑक्सफर्ड है आपके सामने, कैम्ब्रिज है आपके सामने, मेरियम वेबस्टर है, आप इनको पढ़ो, ये कभी नहीं कहते टेंस का मतलब काल होता है। ये आपके इंडियन राइटर्स जो हैं ये लिख रहे हैं टेंस का मतलब काल होता है। थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे और चीजों को और सीखेंगे। क्योंकि आज की क्लास बस एक तरीके से इंट्रोडक्शन क्लास है। कई सारी चीजों पे मैं क्वेश्चन मार्क पहले तो एक तरीके से मैं आपको हल्का सा टाइम एंड टेंस का डेमो दूं कि आप थोड़ा सा सोचने के लिए विवश हो। बाद में चीजों को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा कि बच्चे, टाइम और टेंस में ये टाइम पहले ही क्यों लिख देते हैं हम लोग, बाद में लिखने कभी ऐसा नहीं हुआ टेंस एंड टाइम लिख दिया जाए? टाइम एंड टेंस से क्यों लिख रहे हैं? एक किनारे करते हैं इन चीजों को। मैं आपके सामने छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूं। आई गो टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आई वेंट टू स्कूल। तीसरा मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आई विल। आप सेल भी लिख सकते हैं, गो टू स्कूल। आप मुझे बताएं तीनों में से क्या कोई गलत है? थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे सेल ही कर देता हूं, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में तो हम लोग विल मानते हैं, बट सेल सही है। क्या यहां पर कोई गलती है तीनों सेंटेंस में? तो अभी आपका रिप्लाई एक होगा कि यहां पर तीनों सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर इसी में मैं यस्टरडे को ऐड कर दूं, अगर इसी में बच्चे मैं यस्टरडे को ऐड कर दूं, अब कहानी अलग हो चुकी है। अब ये गलत हो चुका है, ये गलत हो चुका और ये वाला सही हो चुका है। अब इसके पीछे अगर मैं आपसे वजह पूछूं कि आखिर ऐसा करने की वजह क्या है, तो शायद आप रिप्लाई दे सको कि जब यस्टरडे लगा दिया तो पता चल गया कि टाइम पास्ट का है और पास्ट का ही टेंस सही होगा। तो एक कॉन्सेप्ट तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को गाइड किया जाता है। इसीलिए उसका नाम है टाइम एंड टेंस। कि पहले टाइम को देखो, टाइम कब का है, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को गाइड करना, टेंस के अकॉर्डिंग टाइम को मत गाइड कर देना। टाइम कहीं ना कहीं गिवन होगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को गाइड करना ही टाइम एंड टेंस है। सबसे पहली थ्योरी आपके दिमाग में यही फिट होनी चाहिए। व्हाट इज टाइम एंड टेंस? तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को गाइड करना ही टाइम एंड टेंस है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं टेंस के बारे में।
टेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि 2 and 2 makes 4, आपने पढ़ा होगा 2 and 2 makes 4, हमने भी पढ़ा है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बड़ी अच्छी बात है। आपने ये भी पढ़ा होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, चलिए ये भी बड़ी अच्छी बात है। अगर सबका मैं टेंस पूछ लूं तो आप बड़े हंसते हुए उत्तर देंगे कि सबका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, चलिए ये भी बड़ी अच्छी बात है। अब जो प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, हो सकता है ये प्रश्न आपकी बुद्धि को पूरी तरह से हिला के रख दें। प्रश्न ये है कि 2 और 2 4 होते हैं, ये बात डेफिनिट है या इनडेफिनिट, ये सत्य है या नहीं, ये निश्चित है या अनिश्चित। तो 2 और 2 निश्चित है, 4 होते हैं, ये बात निश्चित है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये गलत है या सही, ये बात भी ठीक है कि हाँ भाई 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खौलता है, चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो जब ये दोनों बातें डेफिनिट हैं तो उसका नाम प्रेजेंट इनडेफिनिट आपने किस बिहाफ पे दिया? देखिए नाम गलत नहीं दिया गया है, नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा आपके नॉलेज को और ज्यादा अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये सारी बातें डेफिनिट हैं तो उसका नाम आपने इंडेफिनिट किस बिहाफ पे दे दिया कि आपने उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कह दिया। और आप उसको भी छोड़ दीजिए, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, आप कहते हैं ये ट्रुथ नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। शायद अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है सूरज ना तो उगता है ना तो ढलता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। ये तो झूठ है, सरासर झूठ है कि सूरज पूरब में उगता है, सूरज तो ना उगता है ना ढलता है। तो जब साइंस का पीरियड आता है तब कहते हो हाँ सूरज उगता ढलता कुछ नहीं है, पृथ्वी घूम रही है, और अभी इस झूठ को आप यूनिवर्सल ट्रुथ बना के पढ़ रहे हो। चलिए इस बात को भी लीव किया जाए, थोड़ा सा टाइम एंड टेंस में और चलते हैं। बातें सब सही लिखी गई हैं, सब सही है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ था, है, रहेगा, आई विल प्रूव। बट पहले मैं थोड़ा सा आपको हिलाना चाहता हूं, थोड़ा सा आपको मैं रेनेसा की ओर ले जाना चाहता हूं कि थोड़ा बुकिश नॉलेज से बाहर निकलिए। इंग्लिश किताब का ज्ञान नहीं है, इंग्लिश जीने का विषय है। इंग्लिश पैसे कमाने का जरिया नहीं है, इंग्लिश जीवन जीने का, बदलने का तरीका है। थोड़ा सा और आगे बढ़िए। आपने एक चीज दिमाग में पहले से फिट कर रखी है कि जो चीजें हो गई वो पास्ट हैं, गेटिंग, जो हो रही हैं वो प्रेजेंट हैं, और जो होंगी वो फ्यूचर हैं। 3 बातें, हो चुकी पास्ट, हो रही है प्रेजेंट, और होगी वो फ्यूचर। तो इस हिसाब से अगर मैं आपसे कहूं आई हैव टेकन फूड, मैंने खाना खा लिया है, आई टुक फूड, मैंने खाना खा लिया है था या खा लिया है जो भी है, एंड आई हैड टेकन फूड, ये तो पहले नंबर पे ही गलत है, अभी वो भी प्रूव करूंगा क्यों गलत है। कई लोगों के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, वो हैड टेकन को काट दिया आपने। अबे तुम ठहरे गंवार, तुमको हम क्या समझाएं? किताबें तुमने पढ़ी हो, बेटी हजार को तुमने पढ़ा हो, पीसी रन के तुमने दर्शन किए हो, तो तुम्हें पता हो कि आई हैड टेकन फूड क्यों गलत है। मैं प्रूव करूंगा, एक एक चीज प्रूव करूंगा क्यों गलत है, लेकिन उससे पहले चलो मान लिया कि ठीक है, चलो ठीक है सही है, मान लिया, वैसे तो गलत है लेकिन मान लिया, हाँ चलो मान लिया भैया, हम अंधे हो गए, मान लिया सही है। अब मुझे ये बता दो कि खाना खाने वाला काम यहां भी पूरा पूरा हो गया है, खाना खाने वाला काम यहां भी पूरा पूरा हो गया है, और खाना खाने वाला काम यहां भी पूरा पूरा हो गया है, तो इस हिसाब से तो तीनों पास्ट में होने चाहिए। तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट किस बिहाफ पे मानते हो? प्रेजेंट परफेक्ट में तो काम ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तो कहेंगे वो रिसेंट पास्ट है, अभी ठीक ठीक तुरंत हुआ है। वहां पिक्चर चल रही होगी, आप पिक्चर देख के बताओगे भी ठीक कंप्लीट हुआ है। किस बिहाफ पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे? लीव करो, इसको भी छोड़ो। आपने पढ़ा कॉन्टिन्यूअस में काम चल रहा है और परफेक्ट में काम पूरा हो गया, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहां से पैदा हो गया?
कि परफेक्ट कह रहा पूरा हो गया, कॉन्टिन्यूअस कह रहा नहीं नहीं अधूरा है। दोनों कैसे हो सकता है? फ्यूचर में भी काम हुआ ही नहीं है, काम अभी होगा। और फ्यूचर परफेक्ट अलग से बना दिया, परफेक्ट कह रहा नहीं कंप्लीटेड एक्शन, और फ्यूचर कह रहा अभी हुआ ही नहीं है। कुछ शायद अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप मुझे ईमानदारी से देख रहे हैं तो शायद कुछ आपका दिमाग घूम रहा हो। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूंगा, थोड़ी सी चीजें मैं आपसे और डिस्कस करूंगा। ये जो तमाम तरह के आपने रूल पढ़ रखे हैं, पहले तो इन्हें भूल जाइए। रूल पढ़ के इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती। और अगर आपका ये सारा सस्ता चल चुका हो, आप किसके क्या कमेंट हैं, आप लोगों को किसी को कहीं से कुछ भी पूछना हुआ करे, आप पूछ लिया करिए। हिमांशु कुमार थैंक यू। हिमांशु अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बेफिक्र रहिए, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। समय के साथ जो बदले उसे टेंस नहीं कहते, उसे महबूबा कहते हैं बेटा। पहले सीखो तो परिभाषाएं तुम। समय के साथ जो बदले उसे टेंस कहते हैं। एक एक बात करते हो, समय के साथ जो बदले उसे टेंस कहते हैं। हाँ हाँ ठीक है, कैमरा वो कैमरा सामने, उसमें आइए, आना आइए। ठीक ठीक, बड़े जल्द आपके बीच में हम ले आएंगे अपने, हमारे बहुत प्यारे भैया हैं राम भैया, बहुत जल्द ही उनको हम आप लोगों के बीच में एक दिन ले आएंगे और किसी खास विषय पर वो आपसे चर्चा कर रहे होंगे। अद्भुत है, उनका भी ज्ञान अद्भुत है। आइए हम लोग अपने विषय पर वापस चर्चा करते हैं। इन सारी चीजों को छोड़ करके अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, अभी मैं आपको बता रहा हूं, एक एक टर्म को सिखा रहा हूं। और मेरा टारगेट होगा 4 5 6 7 दिन में टेंस को अच्छे से कंप्लीट करना, फर्दर मूड को कंप्लीट करना, एक अच्छे से सिस्टमेटिक अप्रोच में पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर देना। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले हम लोग टाइम के बारे में बात करेंगे। टाइम के बारे में हम लोग बात करेंगे तो टाइम के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले ये सीख लेते हैं। पहले ये बताओ टाइम कितना होता है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, क्या होता है, पहले ये बताओ। तो याद रखना मेरे भाई, टाइम ना तो प्रेजेंट होता है, ना तो पास्ट होता है, ना तो फ्यूचर होता है। टाइम एक 4D टर्म है। टाइम एक 4D टर्म है। स्टीफन हॉकिंग्स ने अपनी बुक में लिखा है कि टाइम इज अ 4D टर्म। टाइम एक 4D टर्म है। इट मीन्स इट इज अ रिलेटिव टर्म। आप ऐसे कह सकते हो, टाइम इज अ रिलेटिव टर्म। टाइम कुछ नहीं है, लेकिन टाइम क्या है, टाइम एक रिलेटिव टर्म है। जब तक आप टाइम को रिलेट नहीं करोगे बेटा, तब तक आप नहीं बता सकते कि टाइम कब का है। कैसे, एक एग्जांपल से इस बात को समझो। अगर मैं आपसे कहूं 2024 क्या है, आज 2024 है, तो आप कहोगे सर ये तो प्रेजेंट है। लेकिन आप सोचो क्या 2023 में प्रेजेंट था? तो 2023 में ये फ्यूचर था। थोड़ा सा सोचो क्या 2025 में ये प्रेजेंट रहेगा? 2025 से जब देखोगे तो यही आपको पास्ट दिखेगा। तो एक ही टाइम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों कैसे हो सकता है मेरे भाई? एक ही बात याद रखना, टाइम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं होता। टाइम इज नथिंग बट अ रिलेटिव टर्म। टाइम कुछ नहीं है, बस टाइम एक रिलेटिव टर्म है। जब इतनी बात समझ में आ जाए तो आ जाना टाइम को पहचाने कैसे। तो टाइम रिलेटिव टर्म है तो क्या क्या करें? नंबर 1, रिलेट विद प्रेजेंट। रिलेट विद प्रेजेंट। सबसे पहले आप सीखेंगे कि हम उसे प्रेजेंट से रिलेट करके जान जाते हैं। टाइम को पहचानते कैसे हैं? प्रेजेंट से रिलेट करके। अगर हम आपसे कभी पूछें 1947 क्या है, तो आप तुरंत रिप्लाई दे देते हो सर ऐसा है, ये पास्ट है। कैसे जान गए पास्ट है? चूंकि हमने इसे प्रेजेंट से रिलेट कर लिया। अगर मैं आपसे कभी पूछूं बेटा एक बात बताना 2050 क्या होगा, तो आप तुरंत बता दोगे सर ऐसा है, ये फ्यूचर होगा। ठीक है ना? तो पहला पॉइंट क्या रखना है, रिलेट कर लेना है। ये रीढ़ की हड्डी है, खासकर एसएससी के लिए। एसएससी के लिए रीढ़ की हड्डी है टाइम एंड, मतलब क्वेश्चन घुमा देगा, वहां से आप समझ नहीं पाओगे।
तो रिलेट विद प्रेजेंट नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे हम लोग लेकर के बात चल रहे होंगे कि कुछ वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स के हेल्प से हम समझ जाते हैं कि ऐसा है, ये हमारा प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। कैसे कैसे वर्ड्स होते हैं, आइए उनकी तरफ बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया यस्टरडे, मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया टुडे, मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया टुमारो, मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया लास्ट डे या लास्ट ईयर, मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 एगो, या मैंने अर्लियर लिख दिया। तो बच्चे ऐसे कुछ कई सारे शब्द हो सकते हैं जो इस बारे में बात कर रहे होंगे कि टाइम कब का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। नंबर 3 पे हम लोग बात करेंगे कि कभी कभी पूरा का पूरा सेंटेंस, कभी कभी पूरा का पूरा सेंटेंस भी टाइम बताने का काम करता है। कब बात करता है, जब वो सेंटेंस कुछ नहीं होता है बेटा, व्हेन का रिप्लाई होता है। तो कोई सेंटेंस अगर व्हेन का रिप्लाई होता है, तो मैंने बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि व्हेन का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो अगर कोई सेंटेंस व्हेन का रिप्लाई है तो भी वो टाइम बताने का काम करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सारे बच्चों को समझ में आ रही है? चलो, अब जब ये बात आपको समझ में आ जाती है बच्चे, तो एक छोटा सा सेंटेंस लिख लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई गो देयर, कह रहा है गो देयर व्हेन आई वाज यंग। इसका अब थोड़ा सा बच्चे एक बात बताना, इसमें क्या गलती हो रही है। अब टाइम कहाँ दिया है पता है आपको? टाइम ये है, ध्यान से देखो। अगर ध्यान से देखोगे तो व्हेन आई वाज यंग जो ये लिखा है ना बच्चे, ये टाइम है। व्हेन आई वाज यंग, अबे कब जाते थे भाई? हम तब जाते थे जब हम यंग थे। तो ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक बच्चे, ये पूरा का पूरा क्या है? टाइम है, चूंकि व्हेन का रिप्लाई है। तो गो को यहां से कैंसिल आउट करो, यहां लिखो वेंट। अब ये सारे चेंजेस कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, ये सारी बातें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम टाइम की स्टडी कर रहे हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डिटेल में बनने वाली है। ठीक है, बस मैं स्वस्थ रहूं और आप लोग चकाचक रहो, तो फिर पढ़ाने में भी खूब मजा आएगा। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है टाइम के बारे में, कि टाइम एक 4D टर्म है। सबसे पहला काम ये याद रखना है कि टाइम को क्या कर लेना है बच्चे? रिलेट कर लेना है। रिलेट करने के साथ साथ टाइम पहचानने का तरीका, नंबर 1 रिलेट कर लेना है, नंबर 2 वर्ड्स की हेल्प से, नंबर 3 आपके सेंटेंस के थ्रू। ये आपके सामने 3 तरीके हैं टाइम को पहचानने के। ठीक है, ये 3 तरीके आपको ध्यान रखने हैं। अब थोड़ी सी हम लोग बात और करेंगे बच्चे, थोड़ी सी बात क्या करेंगे कि टाइम को मेजर कैसे करेंगे। अरे भैया, मेजर आप क्या ही करोगे, आप टाइम को तो पहचान नहीं सकते थे, तो उसको मेजर क्या करोगे? टाइम को तो आप पहचान नहीं सकते थे, तो उसको आप मेजर कैसे करोगे? लेकिन नहीं, टाइम को मेजर किया जाता है। टाइम को मेजर किया जाता है 2 तरीके से। या तो देखो, पहले टाइम का ये मिथ निकाल दो। कई लोग कहते हैं निश्चित समय के लिए सिंस आता है, निश्चित समय के लिए फॉर आता है। ये स्टूपिड रिप्लाई नहीं चलेगा। निश्चित अनिश्चित कुछ नहीं होता। आप इतना ध्यान रखेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम जब कभी भी बताना हो तो वहां पर सिंस आता है, और अगर कभी भी ड्यूरेशन बतानी हो यानी पीरियड बताना है तो वहां पर क्या आता है बेटा? फॉर आता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है वो व्हेन का रिप्लाई होता है, रिप्लाई ऑफ व्हेन। और ड्यूरेशन क्या होता है बच्चे? वो हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होता है, रिप्लाई ऑफ हाउ लॉन्ग। हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत अलग से होती है, लेकिन आपको इंग्लिश में आदत बनानी पड़ेगी। पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है वो कब से का उत्तर होता है, और जो पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है, वो हाउ लॉन्ग का उत्तर होता है। यस सर, रिसीव्ड। हेलो 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 हेलो, हाँ सर नमस्कार, पहुंच गए सर, आ गए। हाँ हाँ, ले ही रहे हैं सर। हाँ 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 हाँ, पहुंच गए सर, पहुंच गए। देख लिया। थैंक यू सर। ठीक सर, ठीक। जी जी जी, कल हमें जाना है कॉलेज, पता है सर का फोन आया था, दोपहर बाद आएंगे। अभी करते हैं बात।
अरे चेतना, मैं आपको लिंक शेयर करना भूल गया, सो सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, तो हिमांशु देख रहे हो, परेशान मत हो हिमांशु, तुम्हारी बातों से मैं प्रभावित हूं, मैं पढ़ा के ही रहूंगा, डोंट वरी। तो कब से का उत्तर क्या होता है, व्हेन, ठीक है, और हाउ लॉन्ग क्या होता है, कितने समय से। अब आज की क्लास हमारा मन हो रहा है 12 बजे तक ले ली जाए, पढ़ोगे, मजाक कर रहे हैं, कितने समय से बच्चे, है ना, कितने समय से। तो हाउ लॉन्ग का जो रिप्लाई होता है उसका मतलब होता है कितने समय से का ये उत्तर दे रहा होगा। लेकिन ये सारी बातें मैं चाहूंगा थोड़ी देर के लिए तुम भूल जाओ, मतलब अगर इसमें उलझोगे, मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं, कब से, सोमवार से, सिंस लगा दिया। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, कितने समय से, 2 घंटे से, फॉर लगा दिया। लेकिन भूलो, क्योंकि 2 घंटे भी कब से का उत्तर लग रहा है, मैं कब से पढ़ रहा हूं, 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। तो इन चीजों को थोड़ी देर के लिए मेरे दिमाग से स्किप आउट कर दो, हटा दो दिमाग से, कहने का मतलब मेरे ये है। और मेरे एक तरीके पर आ जाओ, जो तरीका मैं बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूं या ऑफलाइन में पढ़ाता हूं। मान लो बच्चे ये कोई पॉइंट है ए, और मान लो बच्चे ये कोई पॉइंट है बी। अब अगर इन दोनों पॉइंट को हम ध्यान से देखें, तो इन पॉइंट के बीच की, मान लो ये हमारा 0 किलोमीटर है, और ये हमारा 75 किलोमीटर, ये हमारा मान लो 10 किलोमीटर, ये हमारा 15 किलोमीटर, तो ये दोनों पॉइंट हो गए। अब अगर इनके बीच की दूरी को नापा जाए तो कितनी किलोमीटर हुई, 5 किलोमीटर। तो जो 5 किलोमीटर दूरी आई, यही ड्यूरेशन, यही ड्यूरेशन है, ठीक है, दोनों के बीच की जो दूरी आई वही क्या है, ड्यूरेशन है। अब बच्चे इस चीज को एक अलग तरीके से हम लोग सीखते हैं, जैसे भैया इसी चीज को एक अलग तरीके से हम लोग सीखते हैं। जैसे देखो, मान लो ये हमने एक लाइन बना दी, ये मान लो हमने एक लाइन बना दी, ठीक। अब ये मान लो मैंने कुछ किया, तो ये क्या है, पॉइंट है। मान लो ये मंडे है तो ये पॉइंट है, मान लो ट्यूसडे है तो पॉइंट है, वेंसडे है पॉइंट है, संडे है पॉइंट है। लेकिन मैंने आपसे कहा 1 डे, तो 1 डे क्या है, ड्यूरेशन है। मैंने आपसे कहा 2 डेज, तो 2 डेज क्या है, ड्यूरेशन है। मैंने आपसे कहा 3 डेज, तो 3 डेज क्या है, ड्यूरेशन है। मैंने कहा 5 डेज, तो 5 डेज क्या है, ड्यूरेशन है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, पहले ये मुझे बताओ। हमें ध्यान रखना है जो इस तरीके का मूवमेंट हो रहा है वो पॉइंट है बस। और याद रखना पॉइंट क्या, पॉइंट जो किसी एक्शन के बिगिनिंग के बारे में बात कर रहा है, इस पॉइंट, इसको हमेशा ध्यान रखना। पॉइंट क्या, जो बिगिनिंग के बारे में बात कर रहा है बस वही पॉइंट है। जैसे कोई आप इस चीज को अच्छी तरह से रियलाइज करेंगे, अच्छी तरह से आप इस चीज को समझेंगे। फिर से इसी पॉइंट को हम लोग समझने के लिए एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा भैया बताओ जनवरी पॉइंट, फरवरी पॉइंट, मार्च पॉइंट, जून पॉइंट, जुलाई पॉइंट। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं 1 मंथ, तो ड्यूरेशन है। मैंने आपसे कह दिया 3 मंथ्स, ये ड्यूरेशन है। 3 मंथ में एक ड्यूरेशन है किसी 3 महीने का। लेकिन अगर मैं आपसे जनवरी कह रहा हूं तो जनवरी में क्या ड्यूरेशन है, मैं काम जनवरी से कर रहा हूं तो स्टार्टिंग क्या है, जनवरी है। और मैंने ये काम 3 महीने किया, तो इसका मतलब एक तो कोई महीना रहा होगा स्टार्ट करने वाला और एक कोई महीना रहा होगा छोड़ने वाला। तो सिंस जो होता है, याद रखिएगा, वो हमेशा किसी के स्टार्टिंग के बारे में बात करता है, ये इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। और फॉर जो होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा, वो अपने में स्टार्टिंग को भी इंक्लूड करता है, संग संग आपके किसी ना किसी एंडिंग पॉइंट को भी इंक्लूड करता है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं मैं मंडे से काम कर रहा हूं, तो स्टार्टिंग तो पता चल गई मंडे, बाकी चीजें हमें नहीं पता चली, तो वो पॉइंट हो गया उस एक्शन का। अब मैंने कहा कि मैंने 2 दिन काम किया, तो 2 दिन काम करने का मतलब क्या, मैंने 2 दिन से काम कर रहा हूं, मैंने इसका मतलब क्या, अरे इसका मतलब ये हुए है कि मंडे है, मान लो मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे, मैंने कहा 2 दिन काम किया, तो इसका मतलब मान लो मंडे से स्टार्ट किया होगा, तो मंडे भी किया, ट्यूसडे भी किया, ये 2 दिन हो गया। अब तीसरा दिन कर रहा नहीं कर रहा बात खत्म, बट 2 दिन तो किया है।
तो फॉर में स्टार्टिंग एंडिंग दोनों इंक्लूड हो जाता है, ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी, सबसे पहला पॉइंट। अच्छा, थोड़ी चीजें आपको और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? जैसे मान लो ये हुआ, कोई त्योहार वगैरह आ गया, मान लो होली है, दिवाली है, करवा चौथ है, रक्षाबंधन है, ईद है, बकरीद है, ये सब क्या है? ये सब पॉइंट है। लेकिन अगर मैंने आपसे कभी कह दिया 1 सेकंड, तो ये ड्यूरेशन है। 1 मिनट ये ड्यूरेशन है। 1 घंटा ड्यूरेशन है। 24 घंटे ड्यूरेशन है। 1 सप्ताह ड्यूरेशन है। 1 महीना ड्यूरेशन है। 12 महीना ड्यूरेशन है। 1 साल ड्यूरेशन है। 10 साल ड्यूरेशन है। ये सब ड्यूरेशन है बच्चे। तो आई थिंक ड्यूरेशन आपको समझ में आ गई होगी क्या है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि थोड़ा सा अपनी डेफिनेशन में वापस आओ, तो ये सब तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे कह दोगे कि जो केवल स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा क्या है? वो हमारा सिंस है, और उसको हम ऐसे 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 रिप्रेजेंट कर पाएंगे, उसमें किसी प्रकार की ड्यूरेशन नहीं है। और जो ड्यूरेशन है वो कुछ और नहीं है, उसमें स्टार्टिंग भी आपकी मिल रही है, और कहीं ना कहीं जाकर के किसी ना किसी पॉइंट पे हम एंडिंग को भी क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं, और वो हमेशा शेप के फॉर्म में इस तरह आपको दिखेगी। एक बात। दूसरी बात, पॉइंट के लिए सेंटेंस में क्या लगाते हो आप लोग? तो पॉइंट के लिए सेंटेंस में हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं, और ड्यूरेशन के लिए सेंटेंस में हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ये छोटी सी बात आप लोगों को दिमाग में बिठा लेनी। तो टाइम के मेजरमेंट में ये बात कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। आर एन शुक्ला, वंडरफुल, क्या बात है ऐसी? अभी पढ़ाऊंगा बच्चों, अभी बहुत पढ़ाना मुझे। अच्छा, जब ये सारी बातें समझ में आ जाना, तो 2-3 बातों पर और ध्यान रखना। कई बुक्स ऐसा कहती हैं कि कुछ ड्यूरेशन वाले शब्द हैं जिनके पहले फॉर लगता है, सिंस लगता है। एक्चुअली उनको नॉलेज नहीं है। जैसे 2 डेज लिखा है, तो 2 डेज क्या है भाई? 2 दिन के बीच की ड्यूरेशन है। अगर मैं लिख दूं 17 तारीख, तो ये पॉइंट है। अगर मैं लिख दूं 2 बजे, तो ये पॉइंट है। 4 बजे पॉइंट है। लेकिन अगर 2 घंटा कह दिया तो ड्यूरेशन बन गया। समझ गए सर? 2 दिन लिख दिया, 2 डेज लिख दिया, तो यहां क्या लगाओगे? फॉर, क्योंकि वो ड्यूरेशन है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया यहां पर 2 डेज एगो बच्चे, तो 2 डेज एगो लिखने का मतलब क्या हो गया पता है? 2 डेज एगो जैसे ही आपने लिखा, अब यहां फॉर नहीं आएगा, अब आपका सिंस आएगा। अब इसको लोग रूल बना के पढ़ देते हैं कि जब कभी ड्यूरेशन के साथ एगो आ जाए तो सिंस लगा दिया करो। रूल मत बनाओ मेरे भाई, ग्राफ बनाओ। बिना ग्राफ के इंग्लिश पढ़ोगे बहुत टफ लगेगी, इसलिए ग्राफ बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे ग्राफ बनाओ? आओ चलो बना लेते हैं ग्राफ। हम लोग ग्राफ ही बना लेते हैं। चलो थोड़ा सा देखो, ये हमारा पास्ट है, ये हमारा क्या रहा? प्रेजेंट रहा। ये क्या रहा? ये हमारा फ्यूचर रहा। ठीक है ना? ये थोड़ी थोड़ी बातें हम लोगों को साथ साथ सीखनी है बच्चे। अगर मैं कभी यहां देखूं तो इसको यस्टरडे कह सकता हूं, हाँ या ना? इसको यस्टरडे कहा। यस्टरडे को बच्चे क्या कह सकते हो? अच्छा, यस्टरडे को हम क्या कहेंगे? यस्टरडे पॉइंट है, टुडे पॉइंट है, टुमारो को देखा जाएगा तो वो भी पॉइंट है। ये सब तो पॉइंट हो गए। हाँ भाई ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर इसको भी इसके बीच में दूरी देखें, ये 1 डे, ये 1 डे क्या है? 1 डे तो ड्यूरेशन है। लेकिन अगर मैं लिख दूं 1 डे एगो, तो 1 डे एगो लिखने से बेसिकली हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हमने 1 डे के साथ एगो वर्ड को यूज किया, फिर से हम इसकी बात करने लगे। ऐसे ही जब हम 2 डे एगो की बात करते हैं, तो 2 डेज एगो में हम इसकी बात नहीं कर रहे होते हैं, इसकी और इसकी। एगो लगाते ही हम इसकी बात करने लग रहे होते हैं। इस वजह से एगो लगने के साथ तुरंत हम किसका इस्तेमाल कर देते हैं बच्चे? सिंस का इस्तेमाल कर देते हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको अपने दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले टाइम के इंट्रोडक्शन में इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या बातें ध्यान रखनी है? कि टाइम एक ऐसा टर्म है, 4D टर्म है। टाइम एक रिलेटिव टर्म है। टाइम एक रिलेट किया जाएगा प्रेजेंट से, वर्ड्स के द्वारा, सेंटेंस के द्वारा, और टाइम को मेजर करेंगे या तो पॉइंट में या तो ड्यूरेशन में। ये टाइम के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। ऐसे ही टेंस के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। उन इंफॉर्मेशन की तरफ भी हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे।
चलो यहां तक की बातें सभी को समझ में आ गई भाई। पापा भी हमारे देख रहे हैं, प्रणाम। सो जाइए आप, लेट हो चुका है, चूंकि मैं भी अभी थोड़ी देर में सो जाऊंगा पढ़ा के। अब कुछ अलग बातें आप लोगों से कर लेते हैं। टाइम एंड टेंस में अभी हमने केवल टाइम के बारे में स्टडी करी। थोड़ा सा आप हट करके सोचिए। इमेमोरिएबल के लिए क्या लगाएंगे? न सिंस न फॉर, वहां फ्रॉम लगाएंगे आप, क्योंकि वो बिगिनिंग याद कैसे रख पाओगे इमेमोरिएबल जो याद ही नहीं है। अब थोड़ा सा टेंस में हम लोग एंटर करेंगे, लेकिन चूंकि टाइम हम लोगों ने पढ़ा है, अभी टेंस हम लोग पढ़ेंगे। टेंस पढ़ने के बाद अच्छे से उसके लेवल की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह लगाएंगे। अभी एक चीज का खास आप लोग ध्यान रखिएगा कि टेंस में जब हम लोग कल एंट्री कर रहे हैं, उससे पहले टेंस की सारी हेल्पिंग वर्ब हम लोगों को पता हो जाए। आइए मैं हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को बता देता हूं। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग हेल्पिंग वर्ब कम से कम जान लें। तो हेल्पिंग वर्ब्स आपको ये जो टेंस की मैं बता रहा हूं, ये आप लोग पता कर लें, जान लें, क्योंकि कल जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो सारी हेल्पिंग वर्ब बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। टेंस को हम लोग रूल से नहीं पढ़ेंगे, बजाय टेंस को हम लोग ग्राफ के फॉर्म में, ग्राफ की हेल्प से पढ़ेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, फिर बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। ये तो कठिन तरीका हो गया, इस तरीके मतलब अगर मैंने लिख दिया तब तो आप लोग परेशान हो जाओगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट के बारे में बात करूं, और इंडेफिनिट में भी क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट में आता है डू, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। ध्यान से देखोगे तो वही लिखा है। पास्ट में आता है डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, या क्या आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। फ्यूचर में क्या आता है? विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपको बच्चे याद रखना। इंडेफिनिट हो गया। थोड़ी सी चर्चा कर लो कॉन्टिन्यूअस की। अभी मैं हेल्पिंग वर्ब याद करा रहा हूं, बस पढ़ा नहीं रहा हूं उन बच्चों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जिनको ये नहीं पता। कॉन्टिन्यूअस का होता है क्या? इज, एम, आर। पास्ट में क्या लगाओगे? वाज, वर्ब। फ्यूचर में क्या लगाओगे? विल वैसे रहेगा, बी लगा दो। शैल वैसे रहेगा, बी लगा दो। और इन सबके साथ कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। मतलब कॉन्टिन्यूअस कोई भी हो, आईएनजी आना तय है। मतलब आईएनजी का बड़ा खास संबंध होता है कॉन्टिन्यूअस के साथ। कॉन्टिन्यूअस कोई भी हो, आईएनजी आना तय है। हाँ अमन, बिल्कुल इंग्लिश में तो मैं कराऊंगा, बिल्कुल करा रहा हूं और कराऊंगा। अब थोड़ी सी देर की बात कर लेते हैं किसकी? परफेक्ट के बारे में। केशव बेटा थोड़ा पानी दे देते, मुझे प्यास लगी है। हैं? पूजा बेटा थोड़ी ना करूंगा। अरे अब नहाना पड़ेगा इस टाइम करने के लिए। अब कल कर लेंगे मॉर्निंग में। इसी टाइम नहाने जा रहे हो? गलत बात, अब नहीं। चलो अच्छा पानी लो। परफेक्ट की हेल्पिंग अब देखो बच्चे, हैज, हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। यहां पर क्या हो जाता है? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहां क्या हो जाता है? विल वैसे रहेगा, शैल वैसे रहेगा, हैव लगाने के बाद थर्ड फॉर्म। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सबसे सरल है। जैसे हैज हैव था वैसे ही हैज हैव लिख दो, जैसे हैड था वैसे ही हैड लिख दो, जैसे विल था, शैल था, और इनके साथ हैव था।
वैसे रहने दो, मतलब विल हैव सेल हैव लिख दो, नहीं तो कुछ लोग ये भी नहीं समझ पाएंगे, पता है। विल, अरे क्या कर रहा है, विल हैव सेल हैव लिख दो। अब ध्यान रखना इन सभी के साथ बीन लगा दो, इसके बाद आईएनजी लगाओ। इन सभी के साथ बीन लगा दो, इसके बाद आईएनजी लगाओ। कहने का मतलब ये है कि आईएनजी तो लगाना पड़ेगा, आईएनजी हर कीमत पे आपको लगाना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूअस जहां दिखेगा वहां आईएनजी आएगा, बस परफेक्ट में क्या है, थर्ड फॉर्म चाहिए होती, इसलिए बीन के साथ आईएनजी लगा देते हैं भैया, इतना ध्यान रखो। अब कई सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि हम सिंगुलर प्लूरल याद कैसे रखें। एट्थ मिस्टर प्रशांत क्या लिख रहे हैं भैया, ट्वेल्थ के सारा रिलेट करके पढ़ाइए, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या लिख रहे हैं आप। तो अभी थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं ना कि जैसे थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। अब इसमें ध्यान से देखो, इज एम तो आई के लिए आता है। अब अगर थोड़ा सा याद भी तुम्हें करना पड़े तो इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, कैसे याद रख पाओगे। इसमें कितने हैं अक्षर, 2। इसमें कितने हैं, 3, जिसमें ज्यादा वही प्लूरल। इसमें कितने हैं, 2, 3। इसमें कितने हैं, 4, जिसमें ज्यादा वही प्लूरल। सिंपल सा फंडा अपना तो। इसमें कितने हैं, 3। इसमें कितने हैं, 4, जिसमें ज्यादा वही प्लूरल। हमें लगता है याद हो गया होगा। अब डू डच को अपना देख लो, डू डच को अपना देख लो, बाकी तो तुम्हें याद ही हो गया होगा। डू डच में जस्ट अपोजिट हो जाता है, क्योंकि डू क्या होता है, प्लूरल होता है। डच क्या होता है, सिंगुलर होता है। डच मतलब सिंगुलर, डू मतलब प्लूरल। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स आप लोगों को पता होने चाहिए सबसे पहले वो में, अगर आप टाइम एंड टेंस सीखना चाहते हैं। फिलहाल ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। कंपटीशन में टाइम एंड टेंस किस तरह से रिलेट करता है बच्चे, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, ठीक है।